Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is what is selection of employee या what is employee selection। एम्प्लॉय का इंतखाब क्या होता है, उसकी सिलेक्शन क्या होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये बेसिकली HRM का चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, एम्प्लॉय सिलेक्शन। और हम देखेंगे व्हाट इज सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सिलेक्शन क्या होती है। ब्रीफली सा टॉपिक है, डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का इंतखाब। Selection means the action or act of carefully choosing someone or something as being the best or most suitable। सिलेक्शन इंतखाब का जो मतलब होता है वो होता है कि एक एक्शन करना, कोई अमल करना या एक्ट करना जिसमें हम बहुत ही केयरफुली, एहतियात से चूजिंग समवन और समथिंग, किसी चीज़ को चुनते हैं या किसी शख्स को चुनते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन या सूटेबल होता है। इन सिंपल वर्ड सिलेक्शन का मतलब यह है कि आप एहतियात के साथ चीज़ों को देखते हुए जो चीज़ आपके लिए सबसे बेहतरीन है या जो शख्स आपके लिए सबसे बेहतरीन है उसका इंतखाब करना, उसको चुनना जो होता है वो सिलेक्शन कहलाता है। एम्प्लॉय सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड असेसिंग कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड हायरिंग एन इंडिविजुअल फॉर अ जॉब। अब एम्प्लॉय की सिलेक्शन क्या होती है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की सिलेक्शन वो एक अमल का नाम है, ठीक है। इज द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग के एक अमल है जिसमें हम किसी शख्स का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यूइंग का अगर आप मीनिंग गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका मतलब आएगा गुफ्तगू करना, मुलाकात करना, बातचीत करना। उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं एंड असेसिंग और अंदाज़ा लगाते हैं उस उम्मीदवार के बारे में क्या वो हमारे लिए या हमारी जॉब के लिए बेहतरीन है या नहीं है, ठीक है। फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, किसी खास जॉब के लिए, या फिर हम हायरिंग कर रहे होते हैं किसी इंडिविजुअल की जॉब के लिए, हम उसका इंटरव्यू लेते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि वो हमारे लिए बेहतरीन है या नहीं, फिर हम उसका इंतखाब करते हैं। सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग हु विल बी सक्सेसफुल ऑन द जॉब। सिलेक्शन जो है बेसिकली वो एक प्रोसेस होता है, अमल होता है जिसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कौन शख्स जो है हमारी जॉब पर कामयाब होगा, यानी कि बेहतरीन काम करके दिखाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, ठीक है, उसकी सिलेक्शन करनी होती है, उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, टेस्ट होते हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बारे में मालूमात हासिल की जाती है, बाज़ औक़ात उनका टेस्ट, उनसे प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है और फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये शख्स हमारी जॉब पर कामयाब होगा या कामयाब नहीं होगा। स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू इंश्योर मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड। स्क्रीनिंग की जाती है जॉब एप्लीकेंट की, यानी कि जो एप्लीकेशन देते हैं जॉब के लिए, जो उम्मीदवार अप्लाई करते हैं उसको छाना जाता है और जो बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट कैंडिडेट होता है उसी को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। ये बेसिकली सिलेक्शन का थोड़ा सा इंट्रो था। सिलेक्शन का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जो इस डायग्राम में मेंशन किया गया है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे। बेसिकली 8 स्टेप होते हैं, ज़रूरी नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन वो पूरे 8 स्टेप जो है वो यूज़ करे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। छोटे सी मैं अभी इंट्रो जस्ट दे देता हूँ। इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, शुरू छाना जाता है सीवीज वगैरह को, एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है तीसरे स्टेप में, कंप्रीहेंसिव इंटरव्यू होता है, ठीक है, फिर कंडीशनल जॉब ऑफर की जाती है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है, मेडिकल टेस्ट होता है और परमानेंट जॉब ऑफर होती है। किसी भी स्टेप में अगर एम्प्लॉय कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाता है, क्वालिफिकेशन उसकी फेल हो जाती है या वो इनिशियल स्क्रीनिंग में, एप्लीकेशन में, टेस्ट में फेल हो जाता है, तो डायरेक्ट उसकी एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी भी स्टेप में 8 स्टेप हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसी भी स्टेप में, पहले, दूसरे, तीसरे में अगर वो फेल हो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो था, व्हाट इज सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय या व्हाट इज एम्प्लॉय सिलेक्शन। यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Employee Selection Process। हम देखेंगे कि किसी भी एप्लीकेंट को या कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का अमल क्या होता है, ठीक है, कि उसका इंतखाब कैसे किया जाता है, उसको कैसे चुना जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस के टोटल 8 स्टेजेस होते हैं। अगर किसी भी एक स्टेज पे एम्प्लॉय जो है वो फेल हो जाए या उसको पास ना कर सके तो डायरेक्ट उस एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम मेंशन है जहाँ पे 8 स्टेप लिखे हुए हैं। नंबर 1 इनिशियल स्क्रीनिंग, फेल टू मीट मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आप इनिशियल स्क्रीनिंग में फेल हो गए, मिनिमम क्वालिफिकेशन में फेल हो गए तो रिजेक्ट एप्लीकेंट। अगर आप पास कर जाएंगे तो सेकंड स्टेज पे आ जाएंगे जिसका नाम है कंप्लीटेड एप्लीकेशन।
सेकंड स्टेज में अगर आप फेल हो गए तो फिर रिजेक्ट एप्लीकेंट, अगर आप पास हो गए तो फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, ठीक है। अगर टेस्ट में फेल हो गए तो एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर देंगे, अगर टेस्ट में पास हो गए तो कंप्रीहेंसिव इंटरव्यू होता है, एक वसी इंटरव्यू होता है। अगर उस कंप्रीहेंसिव इंटरव्यू में आप फेल हो गए, ठीक है, तो रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर पास हो गए तो कंडीशनल जॉब ऑफर मिल जाती है, प्रोबेशन पीरियड जो होता है जॉब का वो आपको मिल जाता है। और ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड आपकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन या बैकग्राउंड एग्जामिनेशन किया जाता है, आपके पास रिकॉर्ड देखे जाते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो कोई नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। और आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है, मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है, ड्रग टेस्ट हो गया, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं वो भी लिए जाते हैं। अगर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में कोई गड़बड़ आ गए तो रिजेक्ट एप्लीकेंट। इसी तरह अगर मेडिकल और फिजिकल टेस्ट में कोई इशू आ जाए और आप अनफिट करार दे दी जाए तो रिजेक्ट एप्लीकेंट। अगर दोनों स्टेप में पास हो जाए तो आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है। और बाज़ औक़ात कंडीशनल जॉब ऑफर के बाद ये दोनों चीज़ें नहीं की जाती, बैकग्राउंड एग्जामिनेशन और मेडिकल टेस्ट, और डायरेक्ट परमानेंट जॉब मिल जाती है, वो जॉब पे डिपेंड कर रहा होता है। इन 8 स्टेजेस को हम 1 बाय 1 देखते हैं। आज हम सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट 1 देखेंगे, प्रोसेस का 4 स्टेप हम इसमें देखेंगे और 4 स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेप। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो इंतखाब का अमल है किसी भी कैंडिडेट या एप्लीकेंट को या किसी भी एम्प्लॉय को, उसके 8 स्टेप होते हैं। नंबर 1, इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू। ऐसा इंटरव्यू जिसमें शुरू हम एप्लीकेंट को छानते हैं। स्क्रीनिंग छानना, जैसे चाय को छाना जाता है कि चाय की पत्ती अलग हो जाए और चाय जो है वो कप के अंदर आ जाए, इसी तरह इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू, जो फालतू एप्लीकेंट है उनको निकाल दिया जाए और जो काम के हैं उनको नेक्स्ट स्टेज पे लाया जाए। द फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस वेयर बाय जॉब इंक्वायरीज, या आप कह सकते हैं इंक्वायरीज आर सॉर्टेड। पहला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें जितनी भी इंक्वायरीज होती हैं, यानी कि जो पूछ गूछ करनी होती है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सॉर्टेड कर दी जाती है, डील कर ली जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड अलॉन्ग विद द सैलरी रेंज। जॉब के बारे में जितनी मालूमात है कि क्या कंडीशंस होंगी जॉब की, जॉब क्या करना होगा, उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, टास्क क्या होंगे, वो शेयर किए जाते हैं और साथ में सैलरी भी बता दी जाती है एप्लीकेंट को। हेल्प कैंडिडेट डिसाइड इफ पोजीशन इज सुटेबल। कैंडिडेट की मदद की जाती है ये डिसाइड करने के लिए कि ये जॉब आपके लिए ठीक है या नहीं। सारी मालूमात दे दी जाती है ताकि वो सही तरीके से सोच सके कि या मैं जॉब करूं या आगे ना करूं। वीडिंग आउट एप्लीकेंट हु डोंट मीट जनरल जॉब रिक्वायरमेंट। उन वीडिंग आउट मीन के निकाल देना, ठीक है, उन एप्लीकेंट्स को निकाल दिया जाता है कि जो जनरल जॉब की जरूरियात है उनको मीट नहीं कर पाते। अब यह इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू। लेकिन पाकिस्तान में इनिशियल स्क्रीनिंग कैसे होती है? वो मोस्टली रिज्यूमे और सीवी की बेस पे होती है। आप सीवी भेजते हैं, आप रिज्यूमे भेजते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसी से स्क्रीनिंग हो जाती है और डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाना या नहीं बुलाना। लेकिन बेसिकली बाहर की कंट्रीज़ में आप कह सकते हैं कि इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, साउथ एशिया जैसी कंट्री में इंटरव्यूज़ कम होते हैं स्क्रीनिंग के। आपकी रिज्यूमे, आपके सीवी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे ही आपको स्क्रीन कर लिया जाता है कि किनको आगे बुलाना है और किनको आगे नहीं बुलाना। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो जाता है, फर्स्ट स्टेज हो जाती है सिलेक्शन प्रोसेस की। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, कि आपने जब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो कंप्लीट करना होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको दिया जाता है। कंपनी स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म यूज टू जनरेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन द कंपनी वांट। कंपनी का एक खास एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है, रोजगार का फॉर्म होता है, जो कि कोई खास इन्फॉर्मेशन चाहता होता है आपसे। ठीक है, उसके मुतालिक एप्लीकेशन दिया जाता है, उसमें कुछ सवालात पूछे जाते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है और हमें उनका जवाब देना होता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट एप्लीकेंट हैव बीन डूइंग, देयर स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट। मालूमात चाहिए होती है कि एप्लीकेंट जो है अब तक कर क्या रहा था। ठीक है, क्या उसने पहले कोई जॉब की थी या डिग्री के बाद वो क्या कर रहा था, उसकी स्किल्स क्या है, काबिलियत क्या क्या है और उसने क्या क्या अचीव किया है। ठीक है, उसकी अचीवमेंट या अकम्पलिशमेंट क्या क्या है, कामयाबियां उसकी क्या है, वो सब चीज़ें डिटेल में फॉर्म में पूछी जाती हैं। Include statement giving employer the right to dismiss an employee for falsifying information and may ask for reference। इसमें अंदर स्टेटमेंट दी जाती है, तहरीर की जाती है कि एम्प्लॉयर जो है मुझे कभी भी जॉब से निकाल सकता है अगर मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन में गलत लिखी हो। ठीक है, यानी कि कोई डिग्री है, कोई काबिलियत है, मैंने लिख दी लेकिन मुझे आती नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे एम्प्लॉयर जो मालिक है वो बाद में निकाल सकता है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म में रेफरेंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई 2 या 3 रेफरेंस देते हैं जिनसे हम तस्दीक कर सकें कि आप वाकई इस काबिल हैं या नहीं है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर समटाइम वेटेड एप्लीकेशन फॉर्म भी होती है। वेटेड मीन आपकी तमाम स्किल्स को वेट दिया जाता है कि कौन सा स्किल जो है कंपनी को ज्यादा रिक्वायर्ड है तो उसका वेट ज्यादा होता है। अगर वो काबिलियत आप पे होगी तो आपके क्या कह सकते हैं सिलेक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर वो वाली काबिलियत नहीं है
जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा चाहिए, और वो वाली है जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। तो वेट दिया जाता है आपकी स्किल्स को, आपकी अचीवमेंट्स को, ठीक है, इन चीज़ों को वेट दिया जाता है। तो इस तरह का फॉर्म भी समटाइम एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, ठीक है, कि आपने इनिशियल स्क्रीनिंग भी कर ली, आपने क्या कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भी लिख लिया, और फिर उसके बाद आता है प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, ठीक है। मैं खुद एक स्कूल में जब पढ़ाने गया था, 2016 की बात है, तब उन्होंने भी मुझसे एप्लीकेशन फॉर्म लिखवाया था। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन, वो बेसिकली मेरी वोकैबुलरी वगैरह चेक करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये चीज़ें वो बेसिकली देखना चाहते थे। तो इस तरह के टेस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में, एप्लीकेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में लिखवाई जाती है। अब प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट से पहले का एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, ये रिटन टेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है। मोर देन 60% ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन डू सम टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ज़्यादातर जो 60% से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी तरह का कोई ना कोई टेस्ट लेती है। आप देखिए हमारे पास NTS के टेस्ट होते हैं, PPSC के टेस्ट होते हैं, FPSC के टेस्ट होते हैं, हर जॉब से पहले कोई ना कोई टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट कैन बी सर्व, यहाँ पे कैन बी स्पेलिंग यहाँ पे कैन के गलत लिखे हुए हैं, कैन बी सर्व एज सिलेक्शन टूल। दे कैन मेजर इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एबिलिटी, विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D, परसेप्शनल स्किल, मैकेनिकल एबिलिटी और पर्सनैलिटी ट्रेट एक्सेट्रा। अब ये टेस्ट जो लिए जाते हैं उसके लिए डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली पाकिस्तान जैसी कंट्री में रिटन टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब इनसे मेजर क्या किया जाता है कि इंसान कितना इंटेलेक्चुअल है, समझदार है, ठीक है। स्पेशल एबिलिटी, चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं 3D के अंदर, कंप्यूटराइज नॉलेज हो गया वगैरह वगैरह इस तरह का। परसेप्शनल स्किल, उसके ख्यालात की काबिलियत कितनी है, ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटर वगैरह जो होते हैं उनमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है परसेप्शनल स्किल। मैकेनिकल एबिलिटी, इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, और पर्सनैलिटी ट्रेट HRM या OB वाले जो होते हैं उनमें ये काबिलियत देखी जाती है। डिफरेंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है वो रिटन टेस्ट होता है। वहाँ पे आप इमोशनल टेस्ट भी लिया जा सकता है, कोई सिनेरियो भी दिया जा सकता है, इंटरव्यू बेस्ड भी टेस्ट हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो होता है वो हमेशा रिटन टेस्ट होता है। मैनी टाइप्स ऑफ टेस्ट एग्जिस्ट, वी विल कवर फ्यू। बहुत सारे टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से हम कुछ को कवर कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट, ठीक है, कारकर्दगी का सिमुलेशन टेस्ट करना। सिमुलेशन कहते हैं नकल को, कि आप बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलिटी में नहीं चेक कर सकते तो उसका सिमुलेशन टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप सपोज करें कि एरोप्लेन चलाने का टेस्ट देने जा रहे हैं, तो अब आपको नया एरोप्लेन ही नहीं दे दिया जाएगा कि आप उस पर टेस्ट करें, तो सिमुलेशन नकल बनाई जाती है, ठीक है। कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया जाता है जहाँ पे एरोप्लेन चलाया जाता है, ठीक है। पूरी कंप्यूटराइज 3D इमेजेस होती है उसके अंदर, और चेक किया जाता है कि आपको चलाना आता भी है या नहीं। जितने भी पायलट बनते हैं वो पायलट बनने के लिए जो सीखते हैं वो कंप्यूटराइज सिमुलेशन पे ही सीखते हैं, रियल जहाज चला के नहीं सीखते, ठीक है। दिस टेस्ट रिक्वायर एप्लीकेंट टू इंगेज इन स्पेसिफिक बिहेवियर नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग जॉब सक्सेसफुली। अब ये जो टेस्ट है ये एप्लीकेंट को इंगेज करता है कि आप अपना बिहेवियर शो करें जो कि नेसेसरी है जॉब पे परफॉर्म करने के लिए, सक्सेसफुली कामयाब होने के लिए। यानी कि एक आपको नकल दे दी जाएगी एक्चुअल काम करने के लिए, एक नकल फराहम कर दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाएं। अगर आप परफॉर्म कर लेंगे तो आगे निकल जाएंगे, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। वर्क सैम्पलिंग, काम का एक आपको हिस्सा दिया जाएगा कि अगर ये काम है तो इसका हिस्सा ये करके दिखा दें हमें, ठीक है। अ सिलेक्टिंग डिवाइस रिक्वायरिंग द जॉब एप्लीकेंट टू परफॉर्म स्मॉल सैम्पलिंग ऑफ एक्चुअल जॉब एक्टिविटी, सो एप्लीकेंट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट हिज और हर स्किल, आई डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टीचर जॉब। अब सेलेक्टिव डिवाइस है ये वर्क सैम्पलिंग, जिसमें रिक्वायर कहा जाता है कि जॉब एप्लीकेंट जो है वो अपने काम का कोई भी एक स्मॉल पोर्शन हमें करके दिखा दे कि उसको आता है या नहीं। तो इससे एप्लीकेंट शो करता है अपनी काबिलियत को। जैसे कि अक्सर टीचर जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करने आते हैं तो उनसे डिमॉन्स्ट्रेशन ली जाती है कि आप कोई भी फलां टॉपिक आप अपनी मर्जी का स्टूडेंट्स को पढ़ा के दिखाएं, और पीछे टीचर बैठे होते हैं, HODs वगैरह बैठे होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं कि ये पढ़ा भी सकते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेहतर है कितनी बेहतर नहीं है। तो इस तरह से वर्क सैम्पलिंग भी करवाई जाती है। और फाइनली असेसमेंट सेंटर गिव टेस्ट एंड एक्सरसाइज इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू असेस मैनेजरियल पोटेंशियल और अदर कॉम्प्लेक्स स्किल। अब असेसमेंट सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पे आपके एप्लीकेंट के बारे में अंदाजा लगाया जाता है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट भी होते हैं, एक्सरसाइज करवाई दी जाती हैं, आपको असेस किया जाता है कि आपकी मैनेजरियल पोटेंशियल क्या है, कॉम्प्लेक्स स्किल, जैसे कि आप हमारे यहाँ एनालिटिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, सवाल पूछे जाते हैं, उनको हल करना होता है। असेसमेंट सेंटर बना दिए जाते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट सेंटर में होते हैं, वहाँ पे हमसे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और देखा जाता है कि हम काबिल हैं या काबिल नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंट टेस्ट जो है प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग में कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आप पास आउट हो गए तो नेक्स्ट स्टेज पे, अदरवाइज एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, एक वसी इंटरव्यू।
कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं वसी, आधे घंटे का 1 घंटे का बाद का इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू असेस एप्लीकेंट मोटिवेशन, वैल्यू, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, एटीट्यूड टुवर्ड जॉब एंड एबिलिटी टू फिट इन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है ताकि हम अंदाजा लगा सके, पता लगा सके कि एप्लीकेंट कितना मोटिवेट है इस काम के लिए, क्या वैल्यूज हैं, वो किन चीज़ों पर बिलीव रखता है, क्या चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, उसको प्रेशर में दिया जाता है एप्लीकेंट को चेक करने के लिए क्या वो प्रेशर में काम कर सकता है। उसका एटीट्यूड टुवर्ड जॉब क्या है, ये चेक किया जाता है कि वो क्या सोचता है जॉब के बारे में और क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सकता है। ये तमाम चीज़ों को असेस किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू में। इंटरव्यू कैन बी ट्रेडिशनल, मे हैव पैनल ऑफ टॉप मैनेजमेंट और कैन बी सिचुएशनल। इंटरव्यू जो होता है वो बाद का ट्रेडिशनल होता है, रवायती होता है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट का एक पैनल बैठा होता है, पहले से सवालनामा बनाया जाता है और वो सवाल पूछे जाते हैं। और बाद का इंटरव्यू सिचुएशनल होता है, सिचुएशन को देख के ही इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। आई स्टिल रिमेंबर मैं एक दफ़ा एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ के जो उन्होंने एक जगह जो पैनल बनाया हुआ था, 2-3 लोग थे, सुकून से चेयर पे बैठे थे और वो पानी भी पूछ रहे थे और उनके जो क्वेश्चन थे वो बड़े सिचुएशनल थे कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी। अब मैंने सीवी पे लिखा हुआ था कि मुझे सीजन्स देखना बहुत पसंद है, तो वो सीजन्स पे आ गए, मूवीज़ पे आगे पूछने के लिए वगैरह वगैरह, और फिर एंड में वो अपने बेसिक क्वेश्चन पे भी आए थे। लेकिन मोस्टली वो सिचुएशनल इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह देख रहे थे। तो इस तरह का भी हो जाता है बाज़ औक़ात। द इंटरव्यू इज ओनली एज इफेक्टिव एज दोस्त कंडक्टिंग इट। इंटरव्यू तब ही ज़्यादा मौसर होगा, डिपेंड करता है जो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो कंडक्ट करने वाला अगर अच्छा होगा तो इंटरव्यू भी इफेक्टिव होगा, बेहतर होगा। देयर आर फ्यू पॉइंट विच आर नीडेड टू बी फोकस व्हाइल कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू। कुछ पॉइंट जो है वो फोकस करने बड़ा जरूरी है व्हाइल कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू। वो पॉइंट कौन से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले इंप्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरव्यू एप्लीकेंट डिजायर टू प्रोजेक्ट राइट इमेज ऑफ देयर, मे शो एटीट्यूड और समथिंग और से समथिंग लाइक आई एम वर्कहोलिक, may try to create impression on interviewer. So this point needed to be considered while conducting interview. Impression management, आपने impression को अच्छे से मैनेज कर लेना है, क्योंकि जितने भी एप्लीकेंट होते हैं वो यही शो करते हैं कि हमें सारा काम आता है, मुझे काम करने की बड़ी आदत है, मैं तो लेट नाइट तक काम करता रहता हूँ। वो एप्लीकेंट जो है वो डिजायर कर रहा होता है कि आपको ऐसा अपना चेहरा दिखाए, ऐसा इमेज दिखाए जिससे आपको लगे कि यार जॉब के लिए यही सबसे अच्छा है। जैसे कि लिखा हुआ है मे शो एटीट्यूड टू से समथिंग लाइक आई एम वर्कहोलिक, कि मुझे काम करने का बहुत ही शौक है। तो आपने ये इंप्रेशन जो है इनको फोकस करना है, कंसीडर करना है व्हाइल कंडक्टिंग इंटरव्यू। धोखे में नहीं आ जाना, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियरल इंटरव्यू। इंटरव्यूअर मस्ट ऑब्जर्व job candidate not only for what they say but for how they behave. A situation should be given to candidate, then observe how they dealt with it, make the interview more effective. अब इंटरव्यूअर जो है वो ऑब्जर्व करे सिर्फ जो कैंडिडेट के कहने पे नहीं, सिर्फ कहने के तो लोग बहुत से लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करे कि वो ऐसा कर भी सकते हैं यानी जो वो कह रहे हैं। तो सिचुएशन दे दे, ठीक है, कैंडिडेट को। जैसे कि अक्सर लोग आप इंटरव्यू में देखते होंगे सेल दिस पेन, सेल दिस पेंसिल, ये बेच के दिखाएं, ये बेच के दिखाएं, इस तरह से कोई सिचुएशन दे दें और चेक करें कि जब वो जितनी बातें कर रहा था क्या वो उसको इंप्लीमेंट कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अक्सर लोगों को इंटरव्यू के लिए कहता हूँ एक मूवी देखने के लिए, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, रणबीर कपूर की है, बहुत ही कमाल की मूवी है जिसके ऊपर उसका इंटरव्यू होता है, कमाल का इंटरव्यू होता है, उसने पेंसिल बेचनी होती है, लाजमी देखनी चाहिए, ठीक है। आई नो कि इंग्लिश मूवीज़ भी बहुत हैं, लेकिन मैं आपको एक इंडियन मूवी रिकमेंड करता हूँ कि ये मूवी लाजमी देखिएगा, ठीक है, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। फाइनली रियलिस्टिक जॉब रिव्यू, चौथे स्टेप का जो आखिरी पॉइंट है वो है रियलिस्टिक जॉब रिव्यू। जॉब के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव सारी बातें एप्लीकेंट को बता देनी चाहिए, ठीक है। अ सिलेक्शन डिवाइस और टूल दैट अलाउ जॉब कैंडिडेट टू लर्न नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिवाइस है, टूल है जिसमें अलाउ किया जाता है कि आप अपने कैंडिडेट को तमाम नेगेटिव बातें और तमाम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब ऑर्गेनाइजेशन बता दे, ताकि वो सिलेक्ट कर सके कि यार मैंने जॉब करनी है या नहीं करनी। इंटरव्यूअर मस्ट इन्फॉर्म नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ जॉब। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हैं जॉब के, यानी कि जो अच्छी बातें हैं जॉब की या जो बुरी बातें हैं जॉब की, वो बता देनी चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट को। एंड देन ऑब्जर्व रिस्पॉन्स हाउ वी एक्ट टुवर्ड दोस एस्पेक्ट। फिर ऑब्जर्व करें कि जो एप्लीकेंट है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है उन एस्पेक्ट के ऊपर। जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजर्स जो होते हैं इनकी जॉब अक्सर रात 12-1 बजे तक चल रही होती है, क्योंकि जब तक इन्वेंट्री जो फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल जाएगी, ट्रक लोड ही रात को होते हैं, तो जब तक वो लोड नहीं हो जाएगा, इन्वेंट्री चली नहीं जाएगी कंपनी से, तब तक वो बेचारे वहीं पे काम करते रहते हैं। आई नो कि एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, लेकिन ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है इन्वेंट्री मैनेजर का। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा हाफ जो है एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Employee Selection Process Part 2. लास्ट लेक्चर में हमने एम्प्लॉई सिलेक्शन प्रोसेस पार्ट 1 देखा था और आज हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 4 स्टेप देखे थे एम्प्लॉई के सिलेक्शन के प्रोसेस के, जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉई की स्क्रीनिंग की जाती है, छाना जाता है, फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है और आफ्टर दैट 4 स्टेप होता है हमारे पास कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू। जब इंटरव्यू पास हो जाए तो उसके बाद 5th स्टेज आता है या 5th स्टेप हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस का आ जाता है, जिसको कहा जाता है कंडीशनल जॉब ऑफर। आपको जॉब ऑफर की जा रही है लेकिन विद कंडीशंस, शराइत के साथ, ठीक है, या आप इसको प्रोबेशन पीरियड भी कह सकते हैं कि आपको चेक किया जा रहा है, ये वो वाला पीरियड है पड़ा। If a job applicant has passed each step of the selection so far, a conditional job offer is usually made. अगर कोई एप्लीकेंट है, जॉब का उम्मीदवार है, उसने अब तक के सारे स्टेप जो हैं सिलेक्शन प्रोसेस के पास कर लिए हैं, तो उसको कंडीशनल जॉब ऑफर की जाती है। शराइत के मुताबिक एक जॉब ऑफर की जाती है और देखा जाता है कि वो कैसा परफॉर्म करता है कंडीशनल के जॉब के अंदर, उस दुरानिया के अंदर। अ टेंटेटिव नॉट फिक्स्ड और प्रोविजनल जॉब ऑफर दैट बिकम परमानेंट आफ्टर सर्टेन कंडीशंस आर मेट। इसको टेंटेटिव जॉब कहा जाता है, टेम्पोरेरी कहा जाता है, नॉट फिक्स जॉब कहा जाता है, प्रोविजनल जॉब कहा जाता है, ठीक है, जो कि लीड करेगी परमानेंट जॉब की तरफ अगर आपके ने कंडीशंस को मेट कर लिया, ठीक है। जो आपको जॉब ऑफर दी गई है विद कंडीशंस के साथ, वो जितनी भी शराइत थी, जो भी पॉलिसीज थी, जो भी रूल्स और रेगुलेशन, अगर आपने सब उनको फॉलो किए, कंडीशंस को माना, तो यही जॉब आपकी परमानेंट जॉब की तरफ शिफ्ट कर जाती है। अब ड्यूरिंग कंडीशनल जॉब जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं तो कुछ और स्टेप भी लिए जा रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास छठा स्टेप आ जाता है बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। आप अपनी कंडीशनल जॉब परफॉर्म कर रहे होंगे, प्रोबेशन पीरियड, प्रोविजनल पीरियड परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उसी दौरान आपके मतलब बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वेरीफाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट फॉर्म। जो एप्लीकेंट फॉर्म होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने लिखी होती है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसकी तस्दीक की जाती है, ठीक है। सबसे पहले रेफरेंस provided by the applicant, be sure to ask what their relationship to applicant and did reference had any opportunity to observe applicant work at skills। जो रेफरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं एप्लीकेंट के थ्रू, ठीक है, तो पहले तो ये पूछना चाहिए कि आपका रेफरेंस के साथ ताल्लुक क्या है। ब्लड रिलेशन वाले रेफरेंस नहीं लिखे जाते एप्लीकेशन फॉर्म में। मोस्टली कोलीग, सुपरवाइजर, टीचर्स, इनके नाम लिखे जाते हैं रेफरेंस के लिए, या किसी बड़े अच्छे ओहदेदार के नाम लिखा जाता है जिसके पास एक अच्छा ओहदा हो, ताकि वो आपकी गारंटी दे सके। और रेफरेंस जो दिया हुआ है उससे तस्दीक की जाए, उससे पूछा जाए क्या उन्होंने कभी आपको काम करते हुए देखा, क्या उनको कभी मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि वो ऑब्जर्व कर सकें जिस एप्लीकेंट ने हमारी जॉब के लिए अप्लाई किया, उसको काम करते हुए उन्होंने देखा। तो हम रेफरेंस की तस्दीक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, उनको फ़ोन कॉल कर सकते हैं, उनको मिल सकते हैं और एप्लीकेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स शुड बी कॉल्ड टू कंफर्म द कैंडिडेट वर्क रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस। अब जब बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो उसमें अगर आपने लिखा है कि मैंने इससे पहले, इस जॉब पे अप्लाई करने से पहले जो मेरी पुरानी जॉब थी, मैंने वहाँ पे ये काम किया, ये मेरी परफॉर्मेंस थी, तो आपके फॉर्मर एम्प्लॉयर को कॉल की जा सकती है। मीन्स कि जो पुराना मालिक है आपका, उसको कॉल की जा सकती है और कंफर्म किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बारे में और आपके रिकॉर्ड के बारे में कि जो बातें आपने फॉर्म में लिखी हैं, जो आपने बताई हैं, क्या वो सच है या नहीं है। तो पहला रेफरेंस चेक किया जाएगा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में। सेकंड, फॉर्मर एम्प्लॉय को कॉल भी की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल अकॉम्प्लिशमेंट, जितनी भी होती है उनको चेक किया जाता है। एजुकेशनल अकॉम्प्लिशमेंट कैन बी वेरीफाइड बाय आस्किंग फॉर ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट। आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, ठीक है, जो आपने लिखा होता है कि मैंने मैट्रिक एफएस इतने मार्क्स से किया है, तो आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ट्रांसक्रिप्ट मांगी जाएगी और वेरीफाई किया जाएगा जो आपने फॉर्म में या अपनी रिज्यूमे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है क्या वो सच है या सच नहीं है। और बाद का डिग्री की ऑथेंटिफिकेशन के लिए बोर्ड से भी रब्ता किया जाता है। नेक्स्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कैन बी चेक बाय थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर। थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर के थ्रू पुलिस स्टेशन से या कहीं से भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। आपके फॉर्मर एम्प्लॉयर से पूछा जा सकता है कि वहाँ पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था इस सेक्टर। ये चेक किया जाता है कि कोई चोरी चकारी, फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया जाता। इस तरह के बारे में इंफॉर्मेशन भी पता की जाती है। और फिर फाइनली इसके बाद ऑनलाइन सर्च किया जाता है थ्रू गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, आपका करेक्टर कैसा है, ये चीज़ें भी चेक की जाती हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्च के थ्रू। और फाइनली लीगल स्टेटस कैन बी चेक टू कंफर्म दैट इज एप्लीकेंट इज लीगल टू वर्क इन अ कंट्री। बाज़ औक़ात हम किसी और मुल्क में जाके अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए, तो हमारा कानूनी स्टेटस देखा जाता है, हैसियत देखी जाती है, क्या हम इस मुल्क में काम करने के काबिल हैं, अहल हैं या नहीं है, क्या हमारे पास वर्क परमिट है यहाँ का कि नहीं है, ये चीज़ भी चेक की जाती है कि जो शख्स जिस कंट्री में अप्लाई कर रहा है क्या वहाँ पे काम करने के काबिल है भी या नहीं। तो ये सारा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया जाता है ड्यूरिंग यूर कंडीशनल जॉब ऑफर, जब आप अपना प्रोबेशन या प्रोविजनल पीरियड जो है गुजार रहे होते हैं जॉब पे। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका एग्जामिनेशन किया जाता है मेडिकल और फिजिकल। अक्सर टेस्ट में तो फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत पहले ही कर लिया जाता है, जैसे कि पुलिस और आर्मी में भर्ती किया जाता है तो रिटन टेस्ट के पास फ़ौरन जो है मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है। लेकिन मोस्टली जॉब्स में ऐसा नहीं होता, जो ऑफिस वगैरह की जॉब्स होती हैं तो ड्यूरिंग आपको कंडीशनल जॉब ऑफर के दौरान मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। एन एग्जामिनेशन टू डिटरमिन एन एप्लीकेंट्स फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस फॉर एसेंशियल जॉब परफॉर्मेंस। एग्जाम किया जाएगा और पता लगाया जाएगा, तलाश किया जाएगा एप्लीकेंट्स की फिजिकल और मेंटल फिटनेस कितनी है जो काम के परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। क्या वो फिजिकल फिट है काम करने के लिए, क्या वो मेंटल फिट है, प्रेशर ले सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं काम का और जॉब की परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। ड्रग टेस्ट कैन बी गिवन एट दिस टाइम। ड्रग टेस्ट भी किया जा सकता है कि आप ऐसी मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेते जो कि इलीगल हो। ये स्पोर्ट्स वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, उनकी तो डोप टेस्टिंग वगैरह भी होती है कि स्टीरॉइड्स वगैरह तो नहीं लेते जो इलीगल है, स्पोर्ट्स में मना है, तो ड्रग टेस्ट भी किया जा सकता है। इफ़ एप्लीकेंट डज नॉट meet minimum standard of health required in the company may get the job but unable to get company health insurance। अगर एप्लीकेंट जो है वो कम से कम जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड है मेयार का हेल्थ का, वो नहीं पा सकता। पहले तो हो सकता है कि उसको जॉब ही ना मिले, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मे गेट द जॉब, उसको जॉब मिल जाए लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस उसको जो है वो नहीं मिल पाएगी। अनएबल टू गेट कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस उसको नहीं मिलेगी अगर उसके कुछ मेडिकल इश्यूज वगैरह हैं पड़े। शायद जॉब मिल जाए लेकिन फिर कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करने के बाद हमारे पास आखिरी स्टेप आ जाता है जॉब ऑफर, कि हम एप्लीकेंट को जॉब ऑफर कर देते हैं कि आपका इंटरव्यू भी हो गया, कंडीशनल जो जॉब ऑफर थी वो आपको दे दी गई, आपका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी सही है, आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी ठीक है, अब आपको जॉब ऑफर दी जाती है। इंडिविजुअल हु पास ऑल द प्रीसीडिंग स्टेप्स आर नाउ कंसीडर एलिजिबल फॉर जॉब ऑफर। जो इंडिविजुअल तमाम पुराने प्रीसीडिंग स्टेप जो हैं वो पास आउट कर लेता है, उसको अब काबिल समझा जाता है कि उसको जॉब ऑफर दे दिया जाए। एक्चुअली फाइनल डिसीजन ऑफ हायरिंग जनरली मेड बाय द डिपार्टमेंट मैनेजर, नॉट एचआर मैनेजर। जो आखिरी डिसीजन होता है एम्प्लॉय को रखने का जब वो कंडीशनल जॉब परफॉर्म कर रहा होता है, उसका फैसला जो है जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहा होता है वही फैसला लेता है, एचआर मैनेजर नहीं लेता। हाँ, एचआर मैनेजर जो है वो उसको ऑफर लेटर दे देगा, लेकिन उसको देने या ना देने का डिसीजन जो है वो डिपार्टमेंट मैनेजर ही लेता है जिस डिपार्टमेंट में उसने काम करना होता है। तो जॉब ऑफर दे दिया जाता है और फिर इसकी जॉब जो है एप्लीकेंट की परमानेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 की वीडियो पहले हमने दी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Importance of Selection। जब एम्प्लॉय की सिलेक्शन की जाती है उस पूरे अमल को सिलेक्शन कहते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, उसकी खासियत क्या है कि कितना इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सिलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज हायरिंग गुड रिसोर्सेज कैन हेल्प इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो सिलेक्शन की एक्टिविटी है कि आप जब सेलेक्ट करते हैं किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अमल है। बिकॉज हायरिंग गुड रिसोर्सेज, अगर आप अच्छे वसाइल को हायर करेंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी वसाइल को हायर करेंगे, कैन हेल्प इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे मदद मिलेगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कारकर्दगी है, पूरी कारकर्दगी है, वो बेहतर हो, जिससे खुद ब खुद कारोबार को मुनाफा होगा, ठीक है। जब अच्छे एम्प्लॉयज़ आएंगे जो अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी बेहतर होगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिक क्या है वो फ़ायदा होगा। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ देयर इज़ अ बैड हायर
with a bad selection process, then the work will be affected and the cost incurred for replacing that bad resource will be high. लेकिन इसके बरक्स, इसके खिलाफ, इसके उलट, इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ दे द बैड हायर, अगर आपने जो एम्प्लॉय हायर किया है वो बैड था, बुरा था, अच्छा नहीं था, विद द बैड सिलेक्शन प्रोसेस, और आपका इंतखाब करने का, सेलेक्ट करने का जो अमल था वो भी अच्छा नहीं था, मीन्स के आपने मे बी इंटरव्यू सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया, कोई टेस्ट अच्छे से नहीं लिया, फिजिकल या मेंटल एग्जामिनेशन नहीं किया, वो ठीक तरीका नहीं था, जिसकी वजह से बैड हायरिंग हो गई, देन द वर्क विल बी इफेक्टेड। तो इससे काम पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाएगा, कंपनी ख़त्म हो जाएगी, एंड द कॉस्ट इंकर्ड फॉर रिप्लेसिंग दैट बैड रिसोर्स विल बी हाई। और अब आपने वो बुरा एम्प्लॉय हायर कर लिया जिससे काम पे असर भी पड़ रहा है, अब उसको आपने रिप्लेस करना है, उसको हटाना है, उसकी जगह एक नया लेके आना है, तो इसकी वजह से और आपका पैसा जो है वो खर्च होगा, ठीक है, उस बैड रिसोर्स की वजह से, बैड एम्प्लॉय की वजह से और पैसा खर्च होगा। तो इसीलिए सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर अच्छी सिलेक्शन होगी कंपनी आगे बढ़ेगी, बुरी सिलेक्शन होगी कंपनी पे असरअंदाज होगा और इससे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। द पर्पज ऑफ सिलेक्शन इज टू चूज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट who can meet the requirement of the jobs in an organization who will be a successful applicant। अब मकसद जो है वो सिलेक्शन का यही है कि हम चूज़ करें, हम सेलेक्ट करें, हम हायर करें एक बहुत ही सूटेबल, काबिल, एफिशिएंट कैंडिडेट, उम्मीदवार अपनी नौकरी के लिए, जो कि मीट कर सके रिक्वायरमेंट जो है जो जॉब की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हमें जो स्किल, जो महारतें उसके अंदर चाहिए, जॉब के अंदर काम करने के लिए वो उसके अंदर होनी चाहिए। हु विल बी सक्सेसफुल एप्लीकेंट, जो कि कामयाब उम्मीदवार बनेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगा। तो ये मेन मकसद हमारे पास है पर सिलेक्शन का। आगे कंटिन्यू करते हैं। For meeting the goals of organization, it is important to evaluate various attributes of each candidate, such as their qualifications, skill, experience, overall attitude, etc. अब मीटिंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के तमाम गोल जो हैं उनको मीट करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो एम्प्लॉय या कैंडिडेट हायर करना चाहते हैं उसके तमाम एट्रीब्यूट, खसूसियात जो हैं, जैसे कि उसकी क्वालिफिकेशन, तालीम उसकी कितनी है, उसकी स्किल, उसकी महारतें कितनी हैं, एक्सपीरियंस, तजुर्बा कितना है, ओवरऑल एटीट्यूड, उसका रवैया कैसा है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा ताकि वो सही तरीके से काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। इन दिस प्रोसेस the most suitable candidate is picked after the elimination of the candidates who are not suitable for the vacant job। इस प्रोसेस के दौरान जो है सबसे बेहतरीन जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार जो है, उसको पिक किया जाता है और बाकी तमाम उम्मीदवार जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरते उनको एलिमिनेट किया जाता है, उनको एलिमिनेशन कर जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, और जो कि हमारी वैकेंट जॉब के लिए सूटेबल नहीं होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस कि आपको सही इंसान मिले, सही एम्प्लॉय मिले काम करने के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करे। अगर सही इंसान, सही शख्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएगा, जस्ट अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा या उसमें स्किल्स ही नहीं है काम करने की, तो ऑर्गेनाइजेशन को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of human resource management and today our topic is interview formats। किन किन अरेंजमेंट के तहत या किस किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि इंटरव्यू के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मेट है वो है 1-on-1 इंटरव्यू, कि एक इंटरव्यूअर होगा और एक एप्लीकेंट होगा, आमने सामने बैठेंगे और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एक एक होगा, एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यू, एक एप्लीकेंट और एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला। द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू इज द 1-on-1 फॉर्मेट। दे अलाउ अ मैनेजर और HR प्रोफेशनल्स टू पुट द एप्लीकेंट एट ईज, रिलैक्स इन अ नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर। जो बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है इंटरव्यू का, तरीकाकार है इंटरव्यू का, वो है 1-on-1 फॉर्मेट, कि एक इंटरव्यूअर होगा जो एप्लीकेंट का इंटरव्यू लेगा और एक ही एप्लीकेंट होगा, 3-4 एप्लीकेंट साथ नहीं आएंगे। ठीक है, दे अलाउ द मैनेजर। अब ये जो फॉर्मेट है ये अलाउ करता है मैनेजर को और HR प्रोफेशनल को, पेशा वराना लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स के
कि वो एप्लीकेंट को रिलैक्स करें, ठीक है, एप्लीकेंट एट ईज, के उनको रिलैक्स फील करवाएं इन अ नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर, जो वहाँ का माहौल है उसको नॉन थ्रेटनिंग करें कि कोई ख़तरनाक माहौल नहीं है, उसको रिलैक्स फील करवाएं, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो इंटरव्यू देने आते हैं वो नर्वस होते हैं, परेशान होते हैं। तो 1-on-1 फॉर्मेट जो है ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है, जिसमें एप्लीकेंट को ईजिली रिलैक्स फील करवाया जाता है। When a large number of applicants must be interviewed, this is the most efficient use of management or HR personnel. जब बहुत सारे एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू लिया जा रहा हो, ठीक है, दिस इज आल्सो द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ मैनेजमेंट और HR पर्सनल। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद तरीक़ेकार है मैनेजमेंट का और HR पर्सनल का, एम्प्लॉय का, कि वो इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करें और इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करें, ठीक है। और जो भी सवालनामा पहले से तैयार किया हुआ है या उसी वक्त किया जा रहा है, सिचुएशन के हिसाब से उनसे जो बात पूछनी है पूछ लें, लेकिन पहले उनको रिलैक्स फील करवाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट है 1-to-1 इंटरव्यू। सेकंड हमारे पास है पैनल इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के अंदर एप्लीकेंट तो खैर अकेला ही होता है, लेकिन एक पूरी टीम बैठी होती है इंटरव्यूवर्स की, जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसमें बाज़ औक़ात नर्वस लोग हो जाते हैं, क्योंकि एक सवाल एक इंटरव्यूवर पूछता है, जवाब ख़त्म ही नहीं होता कि दूसरा इंटरव्यूवर फ़ौरन दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें पूरा पैनल, एक टीम बैठी होती है जो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर रही होती है। इंक्लूड अ टीम ऑफ सेवरल इंटरव्यूवर्स हु मीट विद द कैंडिडेट एट द सेम टाइम। इसमें एक टीम होती है जिसमें बहुत सारे सेवरल इंटरव्यूवर्स, कई तादाद के अंदर इंटरव्यूवर्स बैठे होते हैं जो कैंडिडेट से मिलते हैं एक ही टाइम के अंदर, ठीक है। अब मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, HODs होती हैं, टीचर्स होते हैं, एडमिन के लोग होते हैं, सब बैठे होते हैं और सवालों की बौछार आ रही होती है, ठीक है। इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है, टेंशन भी होती है, लेकिन यानी कि ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देता है, क्योंकि एक सवाल ख़त्म ही नहीं होता, आप उसका आंसर दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ से सवाल आ जाता है, क्योंकि दूसरा इंटरव्यूअर पहले से तैयार बैठा होता है सवाल पूछने के लिए। Sets of questions are frequently created in advance and assigned to the panel member who may ask follow-up question. एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो अक्सर क्रिएट करके एडवांस में पहले ही जो है पैनल को दे दिया जाता है, ठीक है। और वो पहले वो क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके जवाब के बिना पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये आंसर देते हैं और उसी की बुनियाद पे आपसे और सवाल पूछे जाएं, इसको फॉलो अप क्वेश्चन कहते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि पहले से तैयार शुदा एक क्वेश्चन सवालनामा दे दिया जाता है और उनसे कह दिया जाता है कि आपने इनके सवाल पूछने और कैंडिडेट ने जवाब देना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। मैं एक इंटरव्यू में था जिसमें एक कैंडिडेट मुझसे पहले गया और हमें पता चला कि सारा का सारा इंटरव्यू इंग्लिश में कंडक्ट हो रहा है। तो मुझसे पहले वाला कैंडिडेट जो एंटर हुआ उसने कहा कि भाई मैं तो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो वो चला गया ये बात कह के इंटरव्यू देने के लिए। जब वो इंटरव्यू दे के आया तो उसने मुझे बताया कि यार वो उर्दू में बात ही नहीं कर रहे, वो तो कहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, जो भी बात करनी है यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आफ्टर डैट जब मेरी बारी आई तो मुझसे पहला क्वेश्चन ही पूछा गया, हाउ मच डू यू थिंक या कंसीडर इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि इंग्लिश हमारे लिए कितने ज़रूरी है। तो मैंने अपने हिसाब से जो जवाब था वहाँ पे दिया कि हमारा कोर्स आउटलाइन इंग्लिश में होता है, बुक्स इंग्लिश में होती है, डैट इज़ वाई इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो जस्ट एक लैंग्वेज है कम्युनिकेट करने के लिए। तो पैनल जो है वो बाज़ औक़ात क्वेश्चन चेंज भी कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑनलाइन इंटरव्यू। इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। इंटरव्यूअर एक और जगह बैठा होगा, जो कैंडिडेट होगा वो और जगह बैठा होगा, लेकिन इंटरनेट के जरिए, वेबसाइट के जरिए वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे। कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर यूज वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी टू आस्क आंसर इंटरव्यू क्वेश्चन। कैंडिडेट जो इंटरव्यूअर होगा वो वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, एक दूसरे सवाल जवाब पूछेंगे, ठीक है। कंपनी सच एज HireVue and Spark Hire provide a web-based platform that allow real-time one-to-one interviewing or on-demand interviews that allow candidate to log on and at any time and answer a predetermined set of interview question. Hilton worldwide use online interview. कुछ कंपनीज हैं जैसे कि HireVue है और Spark Hire है, ये वो प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं जहाँ पे कंपनीज जो हैं इनका इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देते हैं। अब ये जो HireVue कंपनी है इसमें बाज़ औक़ात कंपनीज क्या करती हैं, इनको हायर करते हैं और पहले से एक सवालनामा इनको दे देते हैं कि आपने कैंडिडेट से ये सवाल पूछने हैं, और वो कंप्यूटराइज जनरेट कर देते हैं इंटरव्यू, जिसमें कंप्यूटर होता है,
कैंडिडेट से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है, वही सवाल पूछ रहा होता है जो उसमें फीड किए जाते हैं, और वो हमारे जवाब जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और उस बुनियाद पे वो डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं कि हमारे जवाब क्या हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं कि पहले से कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यूज़ आपके हो रहे हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि नहीं, आपके सामने 1 to 1 एक इंटरव्यूअर बैठा होगा जो ऑनलाइन आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होगा। और बाज़ औक़ात क्या कहते हैं कि ऑन डिमांड इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, कि कैंडिडेट कहता है कि आप मुझसे इंटरव्यू ले लें, ठीक है, और बाद में अगर कोई जॉब ओपन आ जाए तो आप मुझे हायर कर लीजिएगा या मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो ये कंपनी जो हायरव्यू या स्पार्क हायर है, ये इनके पास हर टाइम ओपन होता है कि आप ऑन डिमांड इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। वो आपका इंटरव्यू लेंगे और डिफरेंट कंपनीज को बता देंगे कि हमने फला बंदे का इंटरव्यू लिया है और इस तरह का इंटरव्यू था, अगर आपको चाहिए तो आप वो हायर कर सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल दिया, हिल्टन कंपनी जो मेडिसिन की कंपनी है, वो पूरी दुनिया में ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री होती है, मुख्तलिफ मुल्कों में ये मेडिसिन सप्लाई करते हैं, तो हर जगह इनको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, तो मोस्टली ये वर्ल्ड वाइड जो है ऑनलाइन जो है ये इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट है ऑनलाइन इंटरव्यूज का। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर कहते हैं ढांचा, एक फॉर्मेट के तहत जिसमें सब चीजें पहले से डिसाइड की होती हैं और कोई चीज चेंज करने की इजाजत नहीं होती। अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑफ ईच कैंडिडेट, एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन होता है वो दे दिया जाता है और वो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कोई तब्दीली करने की इजाजत नहीं होती, वो जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पूछने, उनके आंसर रिकॉर्ड करने और बात खत्म। तो एक पूरा ढांचा पहले से प्रिपेयर किया जाता है और उस हिसाब से इंटरव्यू ले लिया जाता है। ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। ये भी एक तरीकाकार है हमारे पास इंटरव्यू कंडक्ट करने का। इसके ऑपोजिट हमारे पास आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसका कोई ढांचा नहीं बना हुआ होता। Unstructured interviews are more likely a free flowing conversation between the applicant and interviewer। ये इसमें बेसिकली फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, कोई पहले से तैयार नहीं था कि ये पूछना है, नहीं। इंटरव्यू जो होता है एट द स्पॉट पूछना शुरू कर देता है कि आप कैसे हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फलां सवाल पूछता है, और ये एक किस्म की कन्वर्सेशन चल रही होती है। Question are open-ended and intended to let the applicant set the course of interview। ओपन-एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि जिस तरह से आंसर देना चाहे कैंडिडेट जो है वो आंसर दे सकता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में ऑप्शन होती है यस या नो या चॉइस में से आपने चुनना पड़ता है, आपको ऑप्शन चुननी पड़ती है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप अपने मुताबिक जो भी आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं, और एप्लीकेंट जो है वो अपने हिसाब से इंटरव्यू को लेके चल रहा होता है। एग्जांपल्स इंक्लूड, मिसाल दी गई है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं, और व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट डू यू प्रेफर। कैंडिडेट से पूछा जा सकता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ मुझे बताएं, या व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट डू यू प्रेफर, किस तरह के माहौल में काम करना पसंद करते हैं। देखिए अभी कितनी कैजुअल गुफ्तगू चल रही है, इतना ईजी इंटरव्यू चल रहा है, तो इसी को अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू कहा जाता है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में गिव अ ग्रेटर इनसाइट अवेयरनेस इनटू द कैंडिडेट पर्सनैलिटी। अब जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होते हैं ये आपको ज्यादा अवेयरनेस देते हैं कैंडिडेट की पर्सनैलिटी का, शख्सियत का। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसी कंट्री में अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट नहीं किए जाते। यहाँ पे स्ट्रक्चर इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। 1 to 1 भी बहुत कम इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। पैनल और स्ट्रक्चर इंटरव्यू ही हमारे यहाँ ज़्यादातर कंडक्ट किए जाते हैं। आजकल ऑनलाइन भी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अनस्ट्रक्चर और 1 to 1 इंटरव्यू यहाँ पे बहुत कम किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियरल इंटरव्यू। आपसे कुछ प्रॉब्लम बताई जाती हैं और कहा जाता है कि इनका सोल्यूशन बताएं, कि आप अगर होते तो इसको किस तरह से सॉल्व करते, इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते। तो आपकी बिहेवियर की बुनियाद पे इंटरव्यू कंडक्ट करना। कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब हाउ दे एक्चुअली हैंडल्ड अ गिवन सिचुएशन। कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आप बयान करें अगर इस सिचुएशन में आप फंसे हुए होते तो आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते। द क्वेश्चन आर ओपन एंडेड एंड मे इंक्लूड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन। इसमें भी ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि आप अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन दी जाती है। बाज़ औक़ात वहीं पे आपको सिचुएशन दे दी जाएगी या प्रॉब्लम दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। आपने अगर सॉल्व करना होता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते। तो ये बिहेवियर इंटरव्यू है जिसमें एक्शन पे ज्यादा निर्भर किया जाता है कैंडिडेट के, ना कि उनकी बातों पे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मेट है इंटरव्यू का। लास्ट जो हमारे पास फॉर्मेट है वो स्ट्रेस इंटरव्यू। इसमें ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि जिसपे आपको स्ट्रेस दिया जाए, सिचुएशन को बड़ा ही मुश्किल बना दिया जाए और चेक किया जाए कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ये मोस्टली उन जॉब्स के लिए होता है जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह, या कस्टमर से डेली आपकी बातचीत चल रही है, कैसे आप हैंडल करेंगे। आप कभी नादरा के ऑफिस में जाएँ, जो विंडो की लाइन में लोग खड़े होते हैं, सुबह से शाम तक लाइनें लगी हुई होती हैं। अब वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अक्सर गुस्सा कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यही बात है कि ऐसे माहौल में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हो, स्ट्रेस हो, हमने अपने गुस्से को काबू करना है। तो उस
के लिए कौन सा कैंडिडेट ठीक होगा, तो उसके लिए स्ट्रेस इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यूज आर स्टेज इवेंट इन विच इंटरव्यूअर डेलिबरेटली क्रिएट्स एन अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर टू सी हाउ द कैंडिडेट विल रिएक्ट अंडर प्रेशर। स्ट्रेस इंटरव्यू एक ऐसा इवेंट क्रिएट करता है, स्टेज करता है, माहौल बनाता है, जिसमें इंटरव्यूअर जो है वो जानबूझ के क्रिएट करता है अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, कि ऐसा माहौल बनाए जिसमें इंटरव्यूअर कंफर्टेबल ना हो सके, आरामदायक ना हो सके, रिलैक्स ना हो सके, और देखना चाहता है कि कैंडिडेट कैसे रिएक्ट करता है अंडर प्रेशर। ठीक है, इट में इन्वॉल्व आस्किंग रैपिड फायर क्वेश्चन, चैलेंजिंग द एप्लीकेंट आंसर और इवन इंसल्टिंग द एप्लीकेंट। अब इस इंटरव्यू के दौरान रैपिड फायर क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, एक आंसर कंप्लीट नहीं होता, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। एम्प्लॉय के जो इंटरव्यूअर होता है वो एप्लीकेंट के आंसर्स को चैलेंज करता है, बार बार पूछता है कि आपको लगता है कि आप ऐसे कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता, और बाज़ औक़ात एप्लीकेंट को जानबूझ के इंसल्ट किया जा रहा होता है, देखने के लिए वो कैसे रिएक्ट करता है। These may be helpful for position that encounter stressful situation on a regular basis such as law enforcement और customer service। अब जो जिस तरह का जो इंटरव्यू है ये हेल्पफुल होता है उन पोजीशन के लिए जो कि लोग इनकाउंटर करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी कि जो बड़ी स्ट्रेसफुल है, जहाँ पे माहौल बड़ा सख्त है, रेगुलर बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा ही टेंशन दी जा रही है, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट, कानून को लागू करने वाले, पुलिस वालों को हमेशा स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, लेकिन हमारे यहाँ उनकी भर्ती का क्राइटेरिया हमें भी पता कैसा है और आपको भी पता कैसा है, ठीक है, और वो लॉ इन्फोर्समेंट करने वाले सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं अक्सर, ठीक है। लेकिन इस तरह के लोगों के लिए स्ट्रेसफुल इंटरव्यू के आपने रिएक्ट गलत नहीं करना, ठीक तरीके से रिएक्ट करना है। इसी तरह कस्टमर सर्विस, जहाँ पे कस्टमर की ढेर हो आपके साथ, इंश्योरेंस बेचने वाले, मेडिसिन बेचने वाले, इस तरह के लोग जो होते हैं, इनको कस्टमर के साथ बड़ा ही प्यार से बात करना होता है, तो इनके लिए स्ट्रेस इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं कि कहीं ये प्रेशर वाली सिचुएशन में इमोशनल तो नहीं हो जाते, अपना कंट्रोल खो तो नहीं देते, तो इनके लिए स्ट्रेस इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेट थे इंटरव्यूज के। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर है वो एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।